उस रोज मौली को मना करने के बाद देव घर आया और चुपचाप कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के आगे अब मौली का उदास चेहरा घूम रहा था। क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में, कि मैंने उसे धोखा दिया है, कभी उसे प्यार किया भी था या नहीं। शायद मुझे कभी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा समझता था वह तो बहुत दूर जा चुका है। सोचते हुए उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से कबीर का फ़ोटो निकाल उसे देखने लगा। देव, काश तू नहीं गया होता तो आज सब कुछ पहले जैसा होता। 7 महीने हो गए तुझे गए हुए, पर लगता है कि अभी कल ही की तो बात है। कैसे करूं उससे शादी, तकलीफ़ों में छोड़ दूं? अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो उसको क्या होगा? फिर मेरी तरह वह भी जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? जिस चीज़ को तूने चाहा उसे भला मैं कैसे अपना बना सकता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ मौली से प्यार करता था, हूँ और रहूँगा, लेकिन उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। उसने क्यों छुपाई मुझसे ये बात? एक बार मुझसे आकर कहती तो सही। उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्यार के लिए झूठ बोला, लेकिन तूने क्या किया? तूने निस्वार्थ होकर अपने दिल की बात छुपा रखी। तू चाहता तो उसे मुझसे छीन सकता था, क्योंकि मैं तो बहुत दूर था, लेकिन तूने कभी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया। वह तो अच्छा हुआ कि उस रात मैंने तारा और मौली की बात सुन ली, वरना कभी तेरे दिल का हाल नहीं जान पाता। कहते हुए देव चुप हो गया कि तभी शिखा वहाँ आई और देव के पास बैठ गई। शिखा, भाई, आपने ये सही नहीं किया। कबीर भाई को तो भगवान ने छीन लिया, लेकिन मौली को आपने खुद से ही दूर कर दिया। वह अपनी जगह पर सही थी। उसने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया। वह आपको खोना नहीं चाहती थी। जैसे कबीर भाई ने आपके प्यार के लिए चुप रहना बेहतर समझा, ठीक उसी तरह मौली ने आपके प्यार को पाने के लिए भी चुप रहना बेहतर समझा। आपने तो शादी तक का भी झूठ बोल दिया उससे। अगर आप मौली से नाराज़ हैं तो कबीर भाई से भी तो नाराज़ होना चाहिए ना। देव, तुमसे किसने कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ कबीर से? मैं दोनों से ही नाराज़ हूँ। दोनों ने छुपाया मुझसे सच। मैं जब भी मौली को देखता हूँ तो मुझे कबीर का चेहरा नज़र आता है। क्या करूँ मैं अब? तुम्हें क्या लगता है यह सब इतना आसान है मेरे लिए? नहीं, अगर होता तो उसी दिन इंटरव्यू के बाद ही मना कर देता, लेकिन इतने महीने लगे मुझे मौली को खुद से दूर करने में। शिखा और देव कुछ वक्त के लिए चुप हो गए। शिखा, शायद हालात ही कसूरवार हैं इस सब के लिए। कबीर भाई के जाते ही सब कुछ बिखर गया। वह अब चुप हो गई और रोने लगी। देव ने उसे शांत कराया। अच्छा बता, तू कब आई ससुराल से? शिखा, मैं बस 5 मिनट पहले ही आई थी। परसों घर के लिए निकल जाऊंगी। देव, चलो तेरे साथ बिताने को एक दिन तो मिला। मैं भी परसों ही जा रहा हूँ। उधर तारा अपने पापा से लड़ झगड़ कर कबीर के घर चली गई थी। जब पापा ने उसकी सारी बातें सुनी तो बहुत गुस्सा किया, पर कबीर की माँ ने सहज ही उसे अपना लिया। 2-3 महीने तक तारा के पापा उससे काफ़ी नाराज़ रहे, लेकिन फिर बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। मौली ने पापा को शादी ना करने का अपना फैसला सुना दिया था। वह दोनों के साथ रहकर एक बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। समय बदल रहा था, पर चारों की जिंदगी मानो जैसे थम सी गई थी। मंजीत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पूरे 3 साल हो गए थे। हर वक्त अपनी बातों में लोगों का मुंह बंद कर देने वाली तारा एकदम शांत हो चली थी। मंजीत जैसा खुशमिजाज इंसान अब ना खुद हंसता था और ना ही किसी और को हंसाता था। मौली को तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। बैंक से घर और घर से बैंक तक ही उसकी ज़िंदगी रह गई थी। महीने 2 महीने में तारा मौली आपस में मिला करते थे, वरना फ़ोन से तो बात हो ही जाया करती थी। जी कोई भी नहीं रहा था।
मंजीत और देव का अब एक ही शहर में ट्रांसफ़र हो चुका था। दोनों अब लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन चुके थे। दो दोस्त एकेडमी की दीवार फांद कर रात को अंदर आए और चारों ओर नजरें दौड़ाई कि कहीं कोई वार्डन या सीनियर उन्हें देख तो नहीं रहा। विकी, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ कि किसी ने नहीं देखा, वरना आज तो हमारी चटनी ही बन जाती। समर, अच्छा डर लग रहा है। जब मैं तुझसे कह रहा था कि जल्दी चल, तब तो बड़ा कह रहा था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। विकी, तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी बेइज्जती करवाता? अरे यही तो जिंदगी है, खुलकर जियो, मौज करो, वरना पंछी को एक दिन पिंजरे से उड़ ही जाना है। समर मुस्कुराते हुए, भाई अगर किसी सीनियर ने हमें यहाँ देख लिया तो उड़ेंगे नहीं, सीधे ढेर होंगे। यह सुनकर विकी जोर से हंसा। समर ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। कितना तेज हंसता है, कोई सुन लेगा। तभी वहाँ वार्डन गुजरा। दोनों दोस्त अब एक दीवार के पीछे छिप गए। विकी, मेरे को तो यह समझ नहीं आता कि यह रात को सोते क्यों नहीं। समर, अब हर किसी को तेरी तरह प्यार की खुजली तो है नहीं। विकी, तू भी कभी प्यार करके देख तो पता चलेगा तुझे। समर हाथ जोड़कर, भाई यह प्यार तुझे ही मुबारक, मैं तो अकेला ही अच्छा हूँ, मुझे नहीं करना प्यार व्यार। मैंने देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन की है, इन सब के लिए नहीं। विकी, अरे हम आर्मी वाले हैं, जो भी करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं, दोस्ती भी, दुश्मनी भी और प्यार भी। समर, अब यहीं लटका रहेगा या चलेगा भी? वार्डन जा चुका है, यही मौका है। लेकिन बता रहा हूँ, अगली बार नहीं जाऊँगा मैं कहीं। यह फेसबुक वगैरह से ही बात कर लिया कर, हर बार इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों दोस्त छुपते छुपाते अपने एरिया की ओर निकल गए। उन्हें यह नहीं पता था कि सामने वाली बिल्डिंग की छत से कोई चुपचाप मुस्कुराता हुआ उन्हें और उनकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। इतनी देर में उसके बगल में कोई आकर खड़ा हो गया। तूने इन्हें कई बार नियम तोड़ते देखा है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? देव मुस्कुराकर मंजीत की ओर देखा। नहीं, मैं दोनों पर कोई एक्शन नहीं लेता। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों भी ऐसी ही बातें किया करते थे। मंजीत मुस्कुराता हुआ बोला, तू और कबीर, सही कहा। दोनों चुपचाप आसमान में चमकते सितारों को देखने लगे। मंजीत, न जाने कितनी रातें हम तीनों ने एक साथ जाकर गुजारी थी। उस वक्त की रातें कितनी खूबसूरत और प्यारी लगती थी, लेकिन आज सिर्फ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। देव, दुनिया गोल है मंजीत, जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन चीज़ें फिर वापस आती हैं। अब हमारे यहाँ आर्मी में रोज़ कई रिश्ते बनते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं जान जाने के साथ, लेकिन फिर दोबारा रिश्ते बनते हैं। मैं और कबीर क्या पहले ही दोस्त थे? नहीं, हमसे पहले भी कई और दोस्त रहे होंगे। कुछ को ज़िंदगी भर का साथ मिला होगा तो कुछ को मेरी तरह तन्हाई, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, यह रिश्ते आगे भी बनते रहेंगे। अब इन दोनों को ही देख, यही तो जीने का जज्बा है। अंजाम की परवाह किए बिना बस जिए जा रहे हैं। हर रोज़ अगर कुछ कहानियाँ ख़त्म होती हैं तो कुछ कहानियाँ शुरू भी होती हैं। मंजीत, बिल्कुल सही कहा तूने। रात बहुत गहरी हो गई है, थोड़ा आराम कर ले। देव धीरे धीरे कमरे में आया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने बगल वाली टेबल की ड्रॉअर से कबीर की तस्वीर निकाली और उसे देखने लगा। यह मत समझना कि तुझे माफ़ कर दिया, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। फ़ोटो तो इसलिए रखा है तेरा कि तुझे पता चले मेरा चेहरा देखकर कि हाँ, तेरा भाई तुझसे अभी भी नाराज़ है। कहते हुए उसकी आंखें नम हो चली। 3 दिन गुजर गए थे कि एक सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर जयदीप रॉय का ट्रांसफ़र वहाँ हुआ। वह बहुत ही खुश मिजाज और नरम दिल इंसान थे, हर किसी का ख्याल रखते थे। 1 महीने में ही उन्होंने सभी के दिलजीत में अपनी जगह बना ली थी। किसी को कोई भी परेशानी होती तो वह सीधे सर के पास आता। कभी कभी वह मंजीत और देव के पास भी आकर बैठ जाते थे। उन्हें कहते कि तुम दोनों को देख मुझे मेरे बेटे की याद आती है, वह भी तुम्हारी ही उम्र का है, कैप्टन है, लेकिन पिछले 5 साल से वह और मैं बहुत ही कम मिले हैं,
क्योंकि उसकी पोस्टिंग और मेरी पोस्टिंग हर बार अलग ही होती है। कभी उसका यहाँ आना हुआ तो मैं मिलाऊंगा ज़रूर तुम लोगों को उससे। सब कुछ सही चल रहा था कि खबर मिली कि कुछ आतंकवादी एक जगह छुप कर बैठे हैं। देव को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। उसने फटाफट से अपनी टीम बनाई। मंजीत ने भी खुद उसे अपने साथ ले जाने की जिद की, पर देव ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो कोई तो होना चाहिए हम तीनों दोस्तों की कहानियाँ सुनाने वाला। मंजीत ने बहुत जिद की, पर देव नहीं माना। वह अपनी टीम को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे। सर्च ऑपरेशन अब कुछ ही देर में शुरू हो गया था। हाई कमान ने जानकारी दी थी कि वहां 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं। वह अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढने लगा। पता नहीं कैसे आतंकवादियों को आर्मी वालों की भनक लग गई। वो घात लगाकर बैठे थे जवानों को अपना शिकार बनाने के लिए। सबसे बड़ी गलती यह थी कि हाई कमान ने जिन आतंकवादियों की संख्या 4 से 5 बताई थी वो लगभग 8 से 10 थे। आतंकवादियों ने उन्हें हर जगह से घेर लिया था। इससे पहले कि वह उन पर हमला कर पाते, जवानों की टीम को इस बात का एहसास हो गया कि वह फंस चुके हैं और पीछे हटा नहीं जा सकता। अब उन्होंने सामना करने की ठानी। यहाँ कबीर की माँ को आज बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने तारा से कहा कि अभी इसी वक्त उन्हें देव के पास ले चलें। तभी रोहन वहाँ आया और माँ को समझाया, आज सुबह ही भाई से बात हुई है, वहाँ तक पहुँचने में कई घंटे लग जाएंगे। मैं आपको कल ले चलूँगा। अभी तो शाम होने वाली है, वहाँ पहुँचने में रात हो जाएगी। भाभी कहाँ लेकर जाएंगी आपको भला ऐसे? कल सुबह मैं ले चलूँगा। दोपहर तक पहुँच जाएंगे, फिर आप वहीं रुक जाना। परसों सुबह हम यहाँ आ जाएंगे। क्यों भाभी, सही कहा ना? तारा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे भाभी नहीं दीदी कहा करो। रोहन, नहीं, मैं तो आपको भाभी कहूँगा क्योंकि आप मेरी माँ समान भाभी हो। तारा अब चुप हो गई। माँ, तारा तुम अकेले रह लोगी ना? तारा, आप आराम से जाइए माँ। रोहन, आप भी चलिए ना भाभी। तारा, फिर कभी। उधर हेडक्वार्टर पर पता चला कि उन्हें आतंकवादियों की संख्या की गलत जानकारी मिली है और यह आतंकवादियों का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। सभी फटाफट से एक्शन में आ गए कि कैसे कम से कम डैमेज कर उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाए। देव और उसकी टीम बड़ी सावधानी से उन आतंकवादियों का मुकाबला कर रही थी। 2 आतंकवादी ढेर हो चुके थे और एक जवान भी बुरी तरह घायल हो चुका था। चारों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चल रही थीं। कहना मुश्किल था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देव ने देखा कि उसका एक और जवान घायल हो गया है। वह जल्दी से उसको कवर करने के लिए आगे बढ़ा और उसे कुछ ही दूरी पर आकर बैठ गया। एक आतंकवादी देव को बहुत देर से देख रहा था कि अगर यह लीडर है तो सबसे पहले इसी पर हमला किया जाए। इसके मरते ही बाकी जवानों का हौसला टूट जाएगा, फिर उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। मंजीत अब देव के कमरे में आकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह सब एक बार फिर से याद आने लगा। वही बिल्डिंग, वही गोलियों की आवाज़ें, कबीर का मुस्कुराते हुए मंजीत के सामने आना, मंजीत का उसे रोकना, फिर एक ही पल में सब कुछ बदल जाना। अगले ही पल खून से लथपथ कबीर का दीवार से टिक कर बैठना, उसकी सांसें उखड़ना, मंजीत का उसे अकेले छोड़कर बाहर मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागना और फिर एक जोरदार धमाका। मंजीत की आंखें घबराहट से खुल गईं। जब भी देव अकेला मिशन पर जाता था तो मंजीत हर पल अंदर ही अंदर डरता था। हर वक्त उसके दिमाग में बस एक ही डर बैठा रहता कि वह कबीर को नहीं बचा पाया, लेकिन देव को कुछ नुकसान ना हो जाए, वह बस सही सलामत वापस आ जाए। उसने देव के टेबल से कबीर की तस्वीर निकाल कर देखा। तुझे तो बचा नहीं पाया, लेकिन कहीं उसे भी ना खो दूं मैं। फोटो वापस रख वह अब उदास सा कमरे से बाहर निकला कि सामने से जयदीप रॉय सर मुस्कुराते हुए मिले। मंजीत ने उन्हें सैल्यूट किया और बोला, क्या बात है सर, आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं। रॉय सर,
बताऊंगा, पर अभी नहीं। आज सच में बड़ा खुश हूँ मैं। सबको एक साथ बताऊंगा अपनी खुशी का राज। कहते हुए वह वहां से चले गए। उस आतंकवादी ने देव पर निशाना साधा और गोली चलाई, पर वह मिस हो गई। अगली बार उसने फिर निशाना साधा। इस बार गोली देव के बाजू में लगी। उसके हाथ से बंदूक छिटक कर दूर गिर पड़ी। उसने अब उस जवान की ओर देखा जो बेहोश होकर पड़ा था। वह उस ओर बढ़ा कि आतंकवादी ने आकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। इससे पहले कि आतंकवादी देव पर गोली चलाता, उसने एक ही झटके से उसके हाथ से बंदूक छीनकर दूर कर दी। दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी पीछे से एक और आतंकवादी ने आकर पीछे से उसके सिर पर कुछ दे मारा। देव लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। उसका सिर बहुत तेज घूम रहा था। दोनों आतंकवादी उसके सामने खड़े होकर हंस रहे थे। एक आतंकवादी अब बाकी जवानों की तरफ बढ़ चला और दूसरे ने देव के सीने की तरफ बंदूक तान ली कि तभी एक जोर से आवाज आई, धाएं। आतंकवादी ढेर होकर वहीं गिर गया। देव को अब सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा जिधर से गोली चली थी।